बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड इनकम टैक्स रिटर्न 2025 पे लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि ये जो बोनस शेयर इशू करती हैं कंपनीज वो क्या है और उस पे टैक्स की ट्रीटमेंट क्या है, कैसे करना है। तो इसके बारे में हमारा आज का होगा लेक्चर। ये सेक्शन है 236G, बोनस शेयर इशूड बाय द कंपनीज। इसके बारे में लॉ कहता है, सबसेक्शन 1 है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एवरी कंपनी इशूइंग अ बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर्स फॉर द कंपनी शैल विल हेल्ड 10% ऑफ द बोनस शेयर टू बी इशूड। जो भी कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी अपने शेयर होल्डर्स को, वो उसका 10% टैक्स विद हेल्ड करेगी। अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड जो है वो 15% है जो कंपनीज देंगी, तो वो भी फाइनल होता है। और ये जो बोनस शेयर्स पे किया जाता है ये 10% उस वैल्यू का होगा और 10% कंपनीज ने विद हेल्ड करना है और विद इन 15 डेज गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाना है। ये डिटेल आगे सारी आ रही है, वो भी बताएंगे। सबसेक्शन 2 है, बोनस शेयर विद हेल्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल ओनली बी इशूड टू द शेयर होल्डर इफ द कंपनी कलेक्ट फ्रॉम शेयर होल्डर टैक्स इक्वल टू 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बोनस शेयर issued to the shareholder including bonus share withheld determined on basis of day and price on the first day of the closure of the books। तो उसकी प्राइस की क्या वैल्यू होगी, जहां फर्स्ट डे होगा क्लोजर ऑफ बुक्स का, उसकी जो रेट होगा वो उस पर लगेगा इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड द वैल्यू एज प्रिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ द अदर कंपनीज। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो जहां बुक्स क्लोज हो रही हैं उस दिन का उसका रेट होगा। अदर कंपनी है तो उनका रेट जो होगा वो जो लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है उनका जो रेट चल रहा होगा उसके मुताबिक होगा। उस पे 10% जो है वो टैक्स विद हेल्ड करना है, एडवांस टैक्स। सबसेक्शन 3 है, टैक्स अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी डिपॉजिटेड बाय द कंपनी विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ बुक्स वेदर और नॉट टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 2। के जब बुक्स क्लोज हो गई हैं तो उसके 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट के ख़जाने में ये जो टैक्स विद हेल्ड किया है 10% ये कंपनीज़ ने जमा करवाना है, चाहे उन्होंने अपने शेयर होल्डर से कलेक्ट किया है या नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट को जमा करवाना है। सबसेक्शन 4 है, ए कंपनी लायबल टू डिपॉजिट टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंटाइटल्ड टू कलेक्ट एंड रिकवर द टैक्स डिपॉजिटेड फ्रॉम शेयर होल्डर ऑन whose behalf tax has been deposited before the issuance of the bonus share। अब ये है कि क्योंकि कंपनी ने उनकी बिहाफ पे टैक्स जमा करवा दिया है तो अब कंपनी ये लायबल है कि वो उनसे कलेक्ट कर सके, तो वो टैक्स उनसे कलेक्ट कर सकती है। सबसेक्शन 5 है, इफ़ द शेयर होल्डर्स नाइदर मेक पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑफ द कंपनी नार कलेक्टेड इट्स बोनस शेयर, यानी कि उन्होंने अपने टैक्स कलेक्ट ही अपने ना शेयर अभी कलेक्ट किए हैं ना बोनस उस पर दिया है। Within 15 days of the date of issuance of the bonus share, the company may proceeds to the dispose of its share to the extent it has paid tax on its behalf in this section। तो वो कंपनी जो है वो डिस्पोज कर सकती है उन शेयर्स को जिनकी बिहाफ पे उन्होंने टैक्स पे किया है। Issuance of bonus share shall be deemed to be the income for the shareholders and the tax collected by the company under this section proceeds the bonus share disposed of and paid under this section shall be treated has been paid on behalf of the shareholder। तो ये उनकी डीम्ड इनकम तस्वर की जाएगी, शेयर होल्डर्स की डीम्ड इनकम तस्वर की जाएगी और इसकी बिहाफ पे जो टैक्स जमा करवाया गया है कंपनी की तरफ से वो शेयर होल्डर की बिहाफ पे टैक्स होगा। तो एक ये बात याद रखनी है, सब सेक्शन 7 कहता है दी टैक्स पेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द शेयर होल्डर्स द कंपनी अराइजिंग फ्रॉम इशूइंग ऑफ बोनस शेयर। तो बोनस शेयर जो इशू किए हैं उनकी बिहाफ पे जो ये टैक्स होगा ये फाइनल टैक्स होगा, जैसे कि डिविडेंड होता है उसी तरह ये फाइनल टैक्स होगा, ये एडजस्टेबल टैक्स नहीं होगा। तो उम्मीद है आप जहाँ तक अब ऑलमोस्ट हमारा जो रिटर्न के रिलेटेड और टैक्स पेयर के रिलेटेड जो है वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हमने सेक्शन 236 तक पढ़ लिया है। अब सेक्शन 237 जो है ये इसमें मिसलीनियस है। मिसलीनियस सेक्शंस कौन से हैं कि जिसमें ये है कि FBR रूल्स कैसे बना सकता है, वो FBR के पावर है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना है
कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो किसी भी टैक्स पेयर को कह सकता है कि आपने जो फिज़िकल रिकॉर्ड की बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड रखना है जो ऑटोमेशन में हो। फिर प्राइस स्कीम ये है कि कोई कल्चर प्रमोट करें कि टैक्स जो ज़्यादा पे करे, और जैसे कि ये POS की इनवाइस दिखाते थे तो उस पर प्राइस मिलता था, इसकी रिलेटेड है। रिपील्ड ऑर्डिनेंस मीन जो है कि वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 जो था ये रिपील्ड ऑर्डिनेंस था, जिसके बारे में सारा ये कि हो गया, ख़त्म हो गया, और उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आ गया। तो अब सेविंग्स इसके बारे में बताया गया है कि रिपील्ड ऑर्डिनेंस जो है इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो अब जो है इस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिस्कस की जाएंगी। ये इसी की रिलेटेड है। अब क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया है तो जो करंट लोग काम कर रहे हैं उन केसेस पे काम ही नहीं कर रहे होंगे, इसलिए मैंने ये समझा कि ये मुनासिब नहीं है कि आपको इसकी तफसील में जाऊँ। और जो ट्रांजिशन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पहले होता था, 2007 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बन गया 2007 के एक्ट के तहत, तो इसके बारे में तफसीलात हैं। तो वो भी अब क्योंकि नए टैक्स पेयर में इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं है। रेफरेंस अथॉरिटीज़ की बात की गई है कि कौन कौन सी रेफरेंस अथॉरिटी हैं, जो रीजनल कमिश्नर, और ये सारे चेंज हो के अब चीफ कमिश्नर बन गया, कमिश्नर अपील जो था कमिश्नर अपील बन गया। तो इसके लिए रिपील्ड ऑर्डिनेंस और इसका जो तल्लक है। फिर रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ के लिए ये मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, सेक्शन 240 है, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजिंग इन गिविंग अफेक्ट टू एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फेडरल गवर्नमेंट में बाई अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट में make such order are inconsistent with the provision of the ordinance as may appeared in necessary to the purpose of removing of difficulty। तो डिफ़िकल्टी की रिमूवल के लिए जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है लॉ बना सकती है। वैलिडेशन है, ऑल नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर्स इशू इन द नोटिफिकेशन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड इन द फेडरल गवर्नमेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2027 शैल डीम्ड टू हैव बीन वैलिडिटी इशू द नोटिफिकेशन, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन इशू किए गए थे फाइनेंस एक्ट से पहले पहले उनको लॉ का हिस्सा बना गया, और ये इसमें बताया गया है कि लॉ में इसमें क्या क्या वो जो है नोटिफिकेशन सारे लॉ का हिस्सा बन गए हैं। उसके बाद सेक्शन है 242 बेनिफिट ऑफ द रिपील्ड प्रोविजंस जो हैं, इसमें द एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी ऑफ द एग्जाम्पशन एंड कंसेशनरी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस ऑलरेडी एक्सरसाइज द एग्जिस्टिंग on 30th day of June 2021 repealed of the tax law second amendment 2001 shall continue to enjoy the benefit of the repealed provision for the period prescribed therein subject to the condition of limitation of the specific therein। तो जो बेनिफिट रिपील्ड ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस के थे वो इसके बाद वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये था हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो आज माशाल्लाह कंप्लीट हो गया, और हमने 242 सेक्शन जो हैं सारे के सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो कुछ रेलेवेंट नहीं थी, जैसे कि ये रिपील्ड ऑर्डिनेंस जो कि बहुत पुराना था और आपके रेलेवेंट अभी नहीं था, तो मैंने इस पे थोड़ा सा सरसरी सा आपको चीज़ें बता दी हैं। तो बाकी जो तफसील वाले थे आजकल डिस्कस हो रहे हैं वो मैंने आपको सारे तफसीलन बताए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और आप दूसरों को समझाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे डिस्कस कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और इसके बाद हमने एक आपको शेड्यूल्स की बात की थी कि रेट ऑफ टैक्सेस क्या है, तो वो हम आज से अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम रेट्स की बात करेंगे कि डिवीज़न 1 में रेट्स क्या है। मसलन ये अगर हम बात करें रेट ऑफ टैक्सेस की, के ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि अगले में हम लेक्चर में ये चीज़ें आनी हैं। रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस जो हैं, ये क्योंकि हमारा नया ऑर्डिनेंस है इसके बारे में मैं बताऊँगा, तो यही चलेंगे। तो सब्जेक्ट टू क्लास 2 ऑफ द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज फॉर द इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक्सेप्ट द सैलरी इंडिविजुअल शैल बी सेट एज द फॉलोइंग टेबल। तो ये जो हैं रेट्स की आज से हम बात करनी शुरू करेंगे। जो मैं आपको बताता था कि फ़लाँ टेबल के फ़लाँ शेड्यूल फ़लाँ डिवीज़न में है, अब तो मैंने वो साथ साथ बताने भी शुरू कर दिए थे। लेकिन ये है कि अगर आप बात करें जैसे कि हमने बात की कि इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिजनेसमैन जो हैं उनको पहले 6 लाख तक टैक्स बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद 6 लाख से 12 लाख तक उनको 15% होगा अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख।
यानी कि 6 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर वाली जो है उस पर 15% टैक्स चार्ज होगा। इसी तरह वेयर टैक्स इनकम एक्सीड कर जाती है 12 लाख से बट डज नॉट एक्सीड 16 ये लाख जो है, तो उसको क्या होगा, ये पहले पे जो 15% पड़ा था ये 90,000 बनता है, और 90,000 के बाद जो अब 12 लाख से ऊपर की अमाउंट होगी उस पर 20% टैक्स पे करना है। तो इसी तरह यहाँ 16 लाख से बट डिज नॉट एक्सीड 32 लाख, तो ये पहले जो 16 लाख तक की है वो ये होगी, और 16 से 32 तक बाकी 30% टैक्स का चार्ज होगा। तो इस तरह से आगे आ जाएगा, यहाँ 32 लाख से लेके 56 लाख तक टैक्स होगा। तो 32 लाख पहले पे 6,50,000 होगा, उससे ऊपर जो है 32 लाख से जो होगा वो 40% टैक्स चार्ज होगा 56 लाख से। और जहाँ से 56 लाख से अमाउंट आपकी एक्सीड कर जाएगी तो उसमें पहले 56 लाख तक जो है वो 16,10,000 है, और बाकी पे जो है वो 45% टैक्स चार्ज होगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।